हेलो, गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ने जा रहे हैं आज 11th क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर। 11th क्लास का ही नहीं, अकाउंटिंग में आपकी पूरी जिंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इसके बिना आप अकाउंटिंग में आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये आता होगा तो ही आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। 11th 12th बीकॉम सीए सीएस कुछ भी कर लो, ये वाला चैप्टर आता होगा तो ही आगे पढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा तो अकाउंटिंग में मन लगा रहेगा। अगर यही चैप्टर आपने नहीं पढ़ा तो कुणाल की तरह तुम भी इधर उधर देखते हुए पाए जाओगे। ठीक है, अगर इसको नहीं पढ़ा तो, है ना, इसको पढ़ लिया तो आपको अकाउंटिंग बहुत सिंपल लगेगी, वो है जर्नल एंट्री। मैं चैप्टर का नाम है जर्नल एंट्री। मैं जर्नल एंट्री आपको पढ़ाऊं उससे पहले मैं उसका बैकग्राउंड क्लियर करना चाहता हूं कि मैंने आपको समझाया है कि अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग मतलब हिसाब किताब, हिसाब किताब कैसा होना चाहिए, बराबर, मतलब डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। फिर अकाउंटिंग में 4 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। असेट वो अच्छी चीज़ है जो आपको पैसा कमाने में मदद करती है, आपका मालिकाना अधिकार होता है और उसकी तुलना पैसों में हो सकती हो तो असेट है। मतलब ऐसी कोई सी भी चीज़ जो आपके पास है, आपके बिजनेस में आपको बिजनेस करने में हेल्प कर रही है, पैसा कमाने में मदद कर रही है और एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर तक बिजनेस में काम में आएगी, तो वो आपके लिए क्या है, असेट है। डन, सब यही देखेंगे, जो गौर से सुनेंगे। लाइबिलिटी, सिंगल वर्ड की डेफिनेशन है डेट। आपके ऊपर कर्जा है तो वो आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी। असेट एंड लाइबिलिटी आपस में क्या होती है, अपोजिट। असेट अच्छी चीज है, पैसा कमाने में मदद करती है, लाइबिलिटी बुरी चीज है, कमाए हुए पैसे से चुकाना पड़ता है। फिर आता है इनकम और एक्सपेंस। इनकम मतलब कमाई, एक्सपेंस मतलब खर्चा। आपके पास पैसा आए, आपका ही हो जाए तो इनकम, लौटाना पड़े तो लाइबिलिटी। एक्सपेंस, आप किसी को पैसे दे रहे हो, उस पैसों का बेनिफिट इसी साल में मिलेगा तो एक्सपेंस, अगले साल भी मिलेगा तो असेट। डन, असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। फिर मैंने आपको बताया था कि आपको भी मम्मी ने पैसे दिए होंगे, कुछ ना कुछ मंगाया होगा, हिसाब भी मांगा होगा। आप और मम्मी क्या पेपर पेन लेके बैठे थे क्या? नहीं, छोटा सा हिसाब था, वर्बली आपने बोला, मम्मी को भी समझ में आ गया। रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? क्योंकि छोटा सा था। मैं कहूँ 6 महीने पहले की बातें याद है क्या? आपने कहा नहीं, तो ऑब्वियसली हिसाब तो साल भर का मांगा जाता है, साल भर की बातें किसी को याद रह नहीं सकती, रह भी जाए तो पढ़ के सुना नहीं सकते। तो आपको अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करोगे तो 3 सवाल, क्या रिकॉर्ड करना है, कहाँ रिकॉर्ड करना है और कैसे रिकॉर्ड करना है। क्या रिकॉर्ड करना है? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है? एनी एक्टिविटी विच चेंजेस आवर फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन किससे बनती है? असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस से। इन 4 चीज़ों में कहीं पे भी कोई भी चीज़ इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे लिए क्या है? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है। अब हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, एक इफेक्ट जाएगा डेबिट साइड, एक इफेक्ट जाएगा क्रेडिट साइड। क्वेश्चन मार्क ये है कि कौन सा वाला डेबिट साइड, कौन सा वाला क्रेडिट साइड, क्योंकि आप अपनी मनमर्जी तो चला नहीं सकते। इसलिए डिसाइड करने के लिए कौन सा वाला डेबिट, कौन सा वाला क्रेडिट, हमने बना दिए डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स 2 तरीके से समझाए जाते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होता है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में आते हैं 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, हम उसको फॉलो नहीं करते, तेल लेने जान दो साले को। हम पढ़ते हैं मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच हमारी कहानी पे बिल्कुल फिट बैठता है। वो कहता है कि लो बताओ तो सही कि आपको क्या रिकॉर्ड करना है। तो मैंने कहा यार मुझे रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज। फाइनेंशियल पोजीशन किससे बनती है? असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस से मिलके बनती है फाइनेंशियल पोजीशन। इन 4 चीज़ों में कोई चेंज आ रहा है, मतलब कोई सी भी चीज़ इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है तो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कहाँ रिकॉर्ड करूँ? तो उन्होंने एक मूल मंत्र बोल दिया कि एक बात याद रखनी है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना। क्या? कि असेट हमारा इंक्रीज होगा तो डेबिट। कौन कौन है जो ये चीज पहली बार पढ़ रहा है? आरव, रेणुका, भावना, आप पहली बार पढ़ोगे, पढ़ चुके हो ये? हाँ, पढ़ा दिया था, ठीक है। चलो 2 भी है ना तो बहुत बढ़िया। बेटा अकाउंटिंग में सीखना ही है, डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड ही तो करना है, और रिकॉर्ड करना है तो 2 ही तो साइड है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। कहाँ रिकॉर्ड करूँ? वो ये छोटी सी टेबल बताएगी। कोई 3 गोल्डन रूल याद रखने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा रूल याद रखना है कि असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट। कर लोगे याद आप कि असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट? कर लोगे पक्का? अब बाकी सारी चीजें कॉमन सेंस कि असेट अगर इंक्रीज होने पे डेबिट साइड जाता है तो डिक्रीज होने पे कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड। तो असेट अगर इंक्रीज पे डेबिट है तो डिक्रीज पे क्रेडिट। असेट एंड लायबिलिटी दोनों आपस में क्या है? अपोजिट। तो ट्रीटमेंट भी कैसा होगा? अपोजिट। असेट अगर, ये देखो भरतनाट्यम होता है ऐसे, असेट अगर इंक्रीज होने पे कहाँ जा रहा है? डेबिट साइड। तो लायबिलिटी इंक्रीज होने पे कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड। ठीक है, असेट अगर इंक्रीज पे डेबिट है तो लायबिलिटी इंक्रीज होने पे क्रेडिट। सिंपल है ना? लायबिलिटी अगर इंक्रीज पे क्रेडिट है तो डिक्रीज पे डेबिट। डन। लायबिलिटी और इनकम के सेम रूल।
क्यों होते हैं अभी थोड़ी देर में समझाएंगे। हाँ, लेकिन सेम रूल होते हैं, सेम रूल होते हैं तो ट्रीटमेंट भी कैसा होगा, सेम। तो लाइबिलिटी इंक्रीज पे क्रेडिट है तो इनकम भी इंक्रीज पे क्रेडिट, इंक्रीज पे क्रेडिट तो डिक्रीज पे डेबिट। इनकम और एक्सपेंस के अपोजिट, इनकम और एक्सपेंस आपस में क्या है, अपोजिट। इनकम मतलब कमाई, एक्सपेंस मतलब गवाई। इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट है, तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो डेबिट, इंक्रीज पे डेबिट है तो डिक्रीज पे क्रेडिट। और ये छोटी सी टेबल बन गई मेरे लिए सन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की दुनिया का सूरज। मतलब पहला चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन, हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस का। मैं आपको पूरे 11th क्लास में जितने भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, अब वो सारे चैप्टर में ये टेबल काम में आएगी। इवन 11th में नहीं, 12th में भी, और उसके बाद जितनी भी बार अकाउंटिंग, जब कभी भी अकाउंटिंग पढ़ोगे यही टेबल याद आएगी। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग का मतलब ही क्या होता है, रिकॉर्डिंग। आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो कोई रट्टा थोड़ी मार रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हो मतलब चीज़ों को क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो। कहाँ रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, वो ये टेबल आपको समझा देगी। डन, ओके। लाइबिलिटी और इनकम के सेम रूल क्यों होते हैं? क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हो, एक महीना पढ़ चुके हो, तो मैं जल्दी से समझाता हूँ। बेटा, एज पर सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, जिसको हम बोलते हैं एंटिटी कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली कानून की नज़र में बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको समझा चुका हूँ, क्योंकि आपका जो ट्रांजैक्शन होता है वो बिजनेस से रिलेटेड होता है, बिजनेसमैन के साथ नहीं होता। एग्जाम्पल, आपको मेरे पढ़ाने से कोई तकलीफ है तो आप उसकी कंप्लेन ऑफिस में जाके करोगे, मेरे पापा मेरी मम्मी के पास घर पे जाके नहीं करोगे, जैसे मोहल्ले के लोग करते हैं, है ना। क्योंकि आपसे और मेरा जो लेन देन है वो किससे रिलेटेड है, एक बिजनेस से रिलेटेड है। डन। तो बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। हम किसकी साइड हैं, बिजनेस की साइड। बिजनेसमैन गया तेल लेने, ओके। अब अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो इन दोनों के बीच में भी कोई लेन देन होगा तो वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बिजनेस में पहला ही ट्रांजैक्शन क्या होता है कि बिजनेसमैन अपना पर्सनल सेव किया हुआ पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। हम किसकी साइड, बिजनेस की साइड। तो बिजनेस के पास तो पैसा आया, आपके पास पैसा आए, आपका ही हो जाए तो इनकम, लौटाना पड़े तो लायबिलिटी। बिजनेसमैन ने 5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, बिजनेस के पास पैसा आया, हमारा हो गया कि लौटाना है, लौटाना है, तो हमारे ऊपर क्या आ गई, लायबिलिटी। तो एक तरफ तो आप कह रहे हो बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया तो हमारे पास कैश आ गया 5 लाख, पर ये पैसा हमारा नहीं है, बिजनेसमैन को लौटाना है, तो हमारे ऊपर लायबिलिटी भी आ गई जिसका नाम है कैपिटल 5 लाख। डन डन। फिर आप क्या करोगे मुरली, इस 5 लाख रुपए का इस्तेमाल करके छोटे मोटे दूसरे असेट खरीदोगे, क्योंकि बिना असेट का बिजनेस होता नहीं है। सिर्फ पैसों से बिजनेस होता है क्या, नहीं ना। पैसों से चीज़ें खरीद के लाते हैं, उसको बेचते हैं, फिर पैसा कमाते हैं। तो आप दुनिया भर के असेट खरीदोगे, 5 लाख का कैश जाएगा, 5 लाख के असेट आ जाएंगे। फिर आपने उस 5 लाख में से किसी चीज़ को बेचा, मान लो 5 में से 3 लाख का स्टॉक था, 3 लाख का स्टॉक आपने 4 लाख में बेचा, तो चीज़ गई 3, पैसा आ गया कितना, 4, तो ये असेट हो जाएगा कितना, 6 लाख, है ना। अब यहाँ पे तो 6 लाख के असेट है और वहाँ पे कैपिटल कितना है, 5। तो मैंने आपको समझाया था कि आपने ये जो 1 लाख रुपए प्रॉफिट अर्न किया है, ये किसके पैसों का इस्तेमाल करके किया है, मालिक के। तो मालिक को आप क्या कहोगे, मालिक आपने तो 5 लगाए थे, पर आपके 5 को इस्तेमाल करके हमने कितने कर दिए, 6। 1 लाख का क्या हो गया, प्रॉफिट। तो जो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है ये बिजनेस का नहीं है, किसका है, बिजनेस मैन का है, तो हमें उसको लौटाना है। तो हम क्या कहेंगे, हम आपको 5 नहीं देंगे, कितने देंगे, 6 देंगे। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, अब सुनना लाइन, ये तो सब कुछ इसी लाइन को समझाने के लिए था कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी जो इनकम भी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लायबिलिटी में। इसलिए ये इनकम इजीली लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए इन दोनों चीज़ों के रूल क्या रखे जाते हैं, सेम रखे जाते हैं। क्योंकि हम जो पैसा कमा भी रहे हैं उसमें भी मेरा अधिकार नहीं है, वो भी पैसा मुझे लौटाना है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर ये इनकम भी क्या है, लायबिलिटी ही है, इसलिए दोनों के रूल क्या रखे जाते हैं, सेम। डन। आर यू रेडी? जब तक आपको ये टेबल याद नहीं हो जाती तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और 5 वाली क्लास में अब्देली सर पढ़ा रहे हैं, तो तुम लोग रेडी हो? ये आर्यन और आरा को तो पता ही नहीं है कि होने क्या वाला है, तहल का मचने वाला। अब रेडी हो तुम लोग? अब्देली सर तुम्हें परेशान करते हैं थोड़ा बहुत, होमवर्क देते हैं, टेस्ट वेस्ट लेते हैं, तो बस अब तुम्हारी बारी है।
कौन कौन रेडी है प्लीज हैंड रेस करो। सारे रेडी, ठीक है। फेफड़ों में हवा भर लो ऐसे करके, है ना, ओके। चलो, असेट अगर इंक्रीज होगा तो, अरे ये बच्चे बहुत, थोड़े बहुत बच्चे नए आए उनको पता नहीं बेटा, ऐसे धीरे से नहीं बोलना, जोर से चिल्ला के बोलना है। और ऐसे लल्लू किधर नहीं हुआ डेबिट, ऐसे जोर से डेबिट, है ना। असेट अगर इंक्रीज होगा तो तलत खाली तले से बुलवाऊंगा अब मैं, जोर से बोलना। असेट अगर इंक्रीज होगा तो, असेट अगर इंक्रीज पे डेबिट है तो डिक्रीज पे, अबे ओ बार बार डेबिट थोड़ी बोलना है कुणाल, क्या बोलना है जोर से, क्रेडिट, जोर से बोल। हाँ, असेट अगर इंक्रीज पे डेबिट है तो डिक्रीज पे, ओके, क्रेडिट नहीं क्रेडिट, सुर ताल में, ठीक है। असेट और लायबिलिटी आपस में क्या है, अपोजिट, तो ट्रीटमेंट भी कैसा होगा, अपोजिट। असेट अगर इंक्रीज पे डेबिट है तो लायबिलिटी इंक्रीज पे, लायबिलिटी अगर इंक्रीज पे डेबिट है तो डिक्रीज पे। सारे तुम मरिया लो साले के साले, मजा ही नहीं आया मेरे को तो बिल्कुल भी। मयंक उल्टा बिठा दूंगा अगर तू नहीं बोलेगा तो। लायबिलिटी और इनकम की क्या है, सेम रूल, सेम रूल है तो ट्रीटमेंट भी कैसा होगा, सेम। लायबिलिटी अगर इंक्रीज पे क्रेडिट है तो इनकम इंक्रीज पे, इनकम अगर इंक्रीज पे क्रेडिट है तो डिक्रीज पे। कोई नहीं बोलेगा, आ रहा हूं अकेला बोलना चाह रहा है कि मैं अकेला बोलूंगा अब, ठीक है बेटा, पास वाली क्लास तक जवाब आवाज जानी चाहिए। इनकम और एक्सपेंस आपस में क्या होता है, अपोजिट। इनकम अगर इंक्रीज पे क्रेडिट है तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज पे डेबिट, लंबी वाली मात्रा लगानी है ना। एक्सपेंस अगर इंक्रीज पे डेबिट तो डिक्रीज पे, वेरी गुड, तालियां, ठीक है, ओके, कंप्लीट। ये टेबल बहुत काम किया। अब अपन आंखें बंद करके याद कर लेते हैं हमारी वो 10th क्लास वाली इंग्लिश वाली टीचर को। आई डोंट नो आपकी टीचर बढ़िया वाली थी कि नहीं थी, मेरी तो बहुत बेकार थी, पढ़ाती कम थी, जलील ज़्यादा करती थी, ठीक है। तो उस टीचर ने हमें एक बात सिखाई थी कि देखो बेटा, ये लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है, इधर अपन लिखेंगे टू और फिर उसका नाम पता लिख देंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे झूठा मोटा डियर, फिर अपन लिखेंगे बॉडी ऑफ लेटर, ठीक है, फिर झूठा मोटा योर फेथफुली और अपना नाम। सारी चीज़ें इसी साइड से चालू होनी चाहिए, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ये लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है। इंग्लिश वाली टीचर अगर लेटर फॉर्मेट सिखा रही है तो अकाउंटिंग वाले टीचर भी फॉर्मेट सिखाएंगे। ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। सर काय को, ताकि आप हर कोई सेम फॉर्मेट में रिकॉर्ड करे, बीच में से कोई अकाउंटेंट छोड़ के भी जाए तो उसकी की हुई रिकॉर्डिंग हमें समझ में आने लग जाए। इसलिए हर किसी को एक ही फॉर्मेट सिखाया जाता है। अगर आपको अकाउंटिंग करनी है और आप चाहते हो कि आपका काम दूसरे लोगों को काम में आए तो आपको उसी फॉर्मेट में चीज़ें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो वो फॉर्मेट समझते हैं अपन। यहाँ जिस बुक में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उसका नाम है जर्नल। जनरल नॉलेज वाला जनरल नहीं है, क्या है, जर्नल, जर्नल बुक। और इस बुक में ट्रांजैक्शंस को हम 1 बाय 1 जो रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। एंट्री मतलब रिकॉर्डिंग। वो बड़ी सी बिल्डिंग में हम एंटर करते हैं तो चौकीदार रोक के बोलता है सबको को साहब एंट्री करके जाओ, तो हम उसको थोड़ी बोलते हैं अरे पागल एंट्री तो कर रहा हूँ, कौन सी एंट्री करूँ अब, तो कहता पागल तू तेरा बाप एंट्री करके जाओ, मतलब रजिस्टर में रिकॉर्ड करके जाओ कौन हो, किससे मिलना है, क्या काम है कि नहीं। एंट्री मतलब रजिस्टर में रिकॉर्ड करके जाओ। तो जर्नल एंट्री मतलब जर्नल बुक में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। इस बुक में 5 कॉलम होता है। पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम बड़ा वाला पर्टिकुलर्स का, तीसरा चुन्नू सा LF का, बाकी के 2 कॉलम बराबर बराबर के अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने जर्नल एंट्री एक बार भी नहीं पढ़ी। प्लीज़ हैंड रेस करो जिन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं पढ़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेटा आपके लिए बाकी के 15 बच्चे बहुत सबर काट के बैठ रहे हैं और आप ही लोगों का ध्यान नहीं होगा तो मैं भगा दूंगा, ठीक है। ऑन अ सीरियस नोट, आपके साथ भले ही ये मेंटल प्रॉब्लम हो कि चंचल भौरा हो रहा है मेरा मन, एक तरफ टिकता नहीं है, इधर उधर भटकता रहता है, तो प्लीज़ कोई सी भी जड़ी बूटी खा के आओ, लेकिन इस 1-1.5 घंटे आपको सिर्फ मुझे ही देखना है और मेरी बातें सुननी।
किसी को भी छोटी सी भी उबासी, ऐसी वाली उबासी भी आई मैं भगा दूंगा आरवी, है ना, बता देना सबको। ओके, सबसे पहला कॉलम डेट का, लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में डेट गिवन होगी, आपको वो लिखना है। दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स का, सबसे इंपॉर्टेंट वाला कॉलम। पर्टिकुलर्स का मतलब होता है डिटेल्स। आप जो ट्रांजैक्शन कह रहे हो, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, तो वो दो इफेक्ट क्या है वही आपको यहाँ लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम जो है ना वो ये पर्टिकुलर्स वाला ही है। तीसरा कॉलम होता है एलएफ। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। यहाँ एलएफ का मतलब क्या होता है? लेजर। डी साइलेंट भी है, बोलना भी है, सुनाई भी देना चाहिए। बोलना है, सुनाई नहीं देना चाहिए। लेजर लेजर नहीं, लेजर लेजर भी नहीं है, लेजर। क्या है ये? लेजर। आप अभी जो बुक बना रहे हो उसका नाम है जर्नल बुक। जर्नल बुक बना लोगे तो मैं अकाउंटिंग की दूसरी स्टेज पे लेके जाऊंगा। जिस स्टेज पे बुक बनेगी उसका नाम होगा लेजर। जितने ट्रांजैक्शन आपने इस स्टेज में रिकॉर्ड करे हैं उन सारे ट्रांजैक्शन को आपको अगली स्टेज में लेके आना पड़ेगा, मतलब उन सारे ट्रांजैक्शन को आपको लेजर में भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हमसे कोई ट्रांजैक्शन मिस ना हो, हमसे कोई गलती ना हो, तो हम दोनों बुक में एक दूसरी बुक का रेफरेंस दे देते हैं। जर्नल में बना देते हैं लेजर फोलियो। फोलियो मतलब पेज नंबर, कि जर्नल का ट्रांजैक्शन इस लेजर में कौन सी बुक पेज नंबर पे रिकॉर्डेड है, पेज नंबर यहाँ लिख दो। फिर जब मैं आपसे लेजर बनवाऊंगा उसमें मैं कॉलम डलवाऊंगा जेएफ, जर्नल फोलियो, कि ये जो ट्रांजैक्शन आप लेजर में रिकॉर्ड कर रहे हो वो जर्नल में कौन से पेज नंबर पे है, वो पेज नंबर आप यहाँ पे लिख दो, ताकि कभी मुझे क्रॉस चेक करना पड़े, इधर से ट्रांजैक्शन उधर ढूंढना हो या उधर का ट्रांजैक्शन इधर ढूंढना हो, तो पूरी किताब ना देखनी पड़े, एक बार में पेज नंबर से मैं इधर से उधर स्विच कर जाऊँ। लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे साल अकाउंटिंग होती है, अंत में रिजल्ट निकलता है, तो एंड में कोई गलती रह गई तो पूरे साल की बुक्स चेक करनी पड़ती है। तो पूरी बुक्स चेक करनी पड़े, बहुत मेहनत लग जाती है, इसलिए रेफरेंस नंबर होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में तो ये एलएफ और जेएफ लिखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अकेडमिकली अगर वो आपसे कह रहे हैं प्रिपेयर जर्नल बुक, तो आप सिर्फ जर्नल बना रहे हो, लेजर तो बना ही नहीं रहे हो। तो जब मैं लेजर बना ही नहीं रहा हूँ तो उसका पेज नंबर कहाँ से लिखूँ भाई यहाँ पे? और अगर आप लेजर बना रहे हो तो जर्नल नहीं बना रहे हो, अब जर्नल नहीं बना रहा हो तो उसका पेज नंबर कहाँ से लिखूँ? तो भावना प्लीज़ बहना नहीं। तो ये एलएफ का कॉलम हमेशा क्या रहेगा? खाली, क्योंकि हम लेजर की बुक बना नहीं रहे तो पेज नंबर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगले जो दो कॉलम है वो है अमाउंट के। लेफ्ट हैंड साइड मतलब डेबिट वाली साइड, राइट हैंड साइड मतलब क्रेडिट साइड। आप 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीद के लाए, ट्रांजैक्शन है, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट है। क्या एक हाथ फर्नीचर आया, दूसरे हाथ कैश गया। 1 लाख का फर्नीचर लाए तो फर्नीचर भी कितने का आया? 1 लाख का। कैश भी कितना गया? 1 लाख, मतलब डेबिट में भी 1 लाख, क्रेडिट में भी 1 लाख। 1 लाख रुपए का सपना तो आपको आएगा नहीं कि वो फर्नीचर खरीद के लाया तो कितने का लाया, तो वो बोलेगा परचेज फर्नीचर ऑफ ₹1 लाख। तो ये 1 लाख वाला अमाउंट भी वो क्वेश्चन में आपको दे देगा। आपको तो इधर उधर दोनों साइड लिखना है बस। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करा दूं पढ़ाने से पहले ही, तो इस 5 कॉलम की बुक में से सिर्फ एक ही कॉलम आपके काम का है जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगेगा, बाकी सब तो लल्लू लाल है, क्योंकि वो सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स की तरह क्वेश्चन में से इंफॉर्मेशन उठा के आपको रखनी होगी। जैसे डेट क्वेश्चन में गिवन होगी, यहाँ पे लिखनी होगी। एलएफ खाली छोड़ना है, 2 कॉलम अमाउंट के क्वेश्चन में गिवन होगा, यहाँ पे उठ के रखना है। आपको जो समझना है वो क्या समझना है कि पर्टिकुलर्स के कॉलम में क्या आएगा। तो पर्टिकुलर्स के कॉलम में आएगी डिटेल। सर किस बात की डिटेल? आप हमेशा से कह रहे हो कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट, एक जाएगा डेबिट साइड, एक जाएगा क्रेडिट साइड। तो इस पर्टिकुलर के कॉलम में आपको वो 2 इफेक्ट लिखने हैं और बताना भी है कि 2 में से कौन सा वाला डेबिट साइड, कौन सा वाला क्रेडिट साइड। समझ में आया कि नहीं? चलो आप आ जाओ पेज नंबर 9.6, इलस्ट्रेशन नंबर 1। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ सियाराम एंड सन्स। मिला कि नहीं मिला? आपको मिल गया। सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। डेट होगी 1 अप्रैल 2020। सही है क्या? जनवरी है, कोई बात नहीं। तो डेट के कॉलम में 1 जनवरी 2020। डेट लिखने के अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं।
आप इसी डेट को ऐसे भी लिख सकते हो 1 जनवरी 2020, आपकी मर्जी, जिस फॉर्मेट में लिखना चाहे लिख दो, लेकिन एक बार जो फॉर्मेट अपना लोगे हर ट्रांजैक्शन में फिर उसी फॉर्मेट में लिखना है। अपने बाप का राज नहीं चल रहा कि 1 जनवरी तो ऐसे लिखेंगे और 5 जनवरी ऐसे लिखेंगे, नहीं। अगर 5 जनवरी का ट्रांजैक्शन है तो फिर वो भी ऐसे ही लिखेंगे 5 जनवरी 2020। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो डेट लिखने में अगली बार कुछ भी नहीं समझा वही। अभी भी रह गया? ओके, डेट लिखने में कोई कलाकारी नहीं है, क्वेश्चन में गिवन होगा, आप अपनी मर्जी से लिख दो। अगला है पर्टिकुलर्स, उसमें पहला ट्रांजैक्शन है सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सियाराम एंड सन्स ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। हम किसकी साइड है? सियाराम की साइड के बिजनेस की साइड? बिजनेस की साइड। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया पैसों से, मतलब उन्होंने अपना पर्सनल पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो बिजनेस के पास तो पैसा आया। अरे यार, अगर आप लोग मेरे को अलाउ करो तो, नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं। वो छोटी सी चीज़ कौन सी? असेट, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। अभी बहुत मेहनत करी थी आप लोगों ने इसके पीछे, तो मैं थोड़ा जल्दी लिख देता हूँ। एक ही चीज़ याद रखनी है, असेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट, इंक्रीज पे डेबिट तो डिक्रीज पे डेबिट क्रेडिट। असेट और लाइबिलिटी आपस में क्या होती है? अपोजिट। अपोजिट ट्रीटमेंट भी कैसा होगा? अपोजिट। असेट इंक्रीज पे डेबिट तो लाइबिलिटी इंक्रीज पे क्रेडिट, इंक्रीज पे क्रेडिट डिक्रीज पे डेबिट। लाइबिलिटी और इनकम के सेम रूल होते हैं, तो क्रेडिट और डेबिट। इनकम और एक्सपेंस के अपोजिट होते हैं, तो डेबिट और क्रेडिट। डन? ओके। अब बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया, हम बिजनेस की साइड है, बिजनेस के पास तो पैसा आया। पैसा मेरे लिए क्या है? असेट। असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट। क्या है आपके पास? कैश। तो हम यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स के कॉलम में कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, थोड़ी अच्छी राइटिंग लिखता हूँ क्योंकि पहली बार लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं औकात पे आ जाऊँगा। कैश, अच्छी राइटिंग भी मेरी गंदी है, तुम ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कर लेना। कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब बिजनेस के पास पैसा आया, पैसा मेरे लिए एसेट है, इंक्रीज हो गया तो डेबिट। आपके पास पैसा है, आपका ही हो जाए तो इनकम, लौटाना पड़े तो लाइबिलिटी। उन्होंने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, हम सिर्फ यूज़ करने के लिए ले रहे हैं, जब भी वो मांगेंगे लौटाना पड़ेगा, तो हमारे लिए क्या है? ये लाइबिलिटी। और इस लाइबिलिटी को अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल। लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू कैपिटल अकाउंट। खूबसूरत सी राइटिंग में, ठीक है। अब ये जो मैंने 2 लाइन लिखी है ना, इसमें आपको 3 बातें ऑब्जर्व करनी है। पहली बात कि जो भी चीज़ डेबिट हो रही है वो ऊपर आएगा, जो भी चीज़ क्रेडिट हो रही है वो नीचे आएगा। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर कैश हमेशा ऊपर लिखते हैं क्या, या कैश हमेशा पहले लिखते हैं क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। जो भी चीज़ डेबिट हो रही है ना वो ऊपर लिखेंगे। अभी मान लो आगे चल के कभी आपको किसी को कैश देना पड़ा, कैश आपके लिए असेट है, आपने पे कर दिया, किसी को दे दिया, असेट आपका कम हो गया तो क्रेडिट, तो फिर कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो फिर वो कैश क्या लिखेंगे? अपन नीचे लिखेंगे, क्योंकि रूल क्या है? डेबिट ऊपर, क्रेडिट नीचे। दूसरा रूल कि डेबिट हमेशा कॉर्नर से स्टार्ट होगा और क्रेडिट स्टार्ट होगा 1 फिंगर स्पेस से, हमेशा। मतलब आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, दोनों चीज़ कॉर्नर से नहीं लिख सकते। अब ज़्यादा समझदार बनके कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ऐसे भी मत लिखना, आधी आधी लाइन छोड़ के, वो भी गलत हो जाएगा। हमेशा 1 फिंगर स्पेस, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। डन? ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है जो मैं आपको ऑब्जर्व करवा रहा हूँ। जनरली इसमें मैं टाइम वेस्ट ना भी करूँ तो देर सवर से ये चीज़ें आपको आ भी जाएगी, लेकिन आप हमेशा फोकस करना क्यों। हमेशा आप फोकस किस पे करोगे? ऐसा क्यों। आप बता रहे हो होता होगा, हमें तो ये बताओ ये होता क्यों है, ठीक है। तो जब मर्जी पड़े आप चीज़ों के लिए क्यों पूछ सकते हो, मैं जवाब दूंगा, लेकिन जब तक आप पूछोगे नहीं मैं जवाब दूंगा नहीं, ठीक है। अगला चलो, 2 रूल बताया मैंने, डेबिट ऊपर क्रेडिट नीचे। दूसरा, डेबिट कॉर्नर से, क्रेडिट 1 फिंगर स्पेस से। तीसरा, डेबिट के पीछे लिखेंगे DR,
पूरा पूरा डेबिट मत लिख देना गधों की तरह, जितना बोलूँ उतना ही काम करना। ये कैश अकाउंट डेबिट ऐसे नहीं लिखेंगे, डीआर का साइन ही लिखेंगे। सर अब उस डीआर के साइन को ऐसे इधर चिपका के लिखना जरूरी है क्या? हम डायरेक्टली यहाँ लिख दें कैश अकाउंट डेबिट तो नहीं चलेगा क्या? चलेगा, लेकिन नीटनेस के लिए हम उस डेबिट को यहाँ चिपका के लिखते हैं। फॉर्मेट है, वो लोग भी ऐसा करते हैं, आप भी ऐसा करोगे तो आपकी नोटबुक साफ सुथरी दिखेगी। चिपका के यहाँ लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, करेक्ट ही है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि जैसा वो लोग लिख रहे हैं वैसा आप लिखो। डेबिट ऊपर, क्रेडिट नीचे, डेबिट कॉर्नर से क्रेडिट 1 फिंगर स्पेस से। तीसरा, डेबिट के पीछे डीआर और क्रेडिट के आगे 2। सर क्रेडिट के पीछे सीआर नहीं लिखते क्या? नहीं लिखते। क्रेडिट के आगे क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। तो अब आप किसी भी बच्चे को यहाँ बिल्डिंग में घूम रहा हो उसको पकड़ के यूँ बोलो, ओए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अब बता क्रेडिट क्या हुआ इसमें, तो बता देगा अरे गधे टू कैपिटल खुद ही बोल रहा है, तो 2 का मतलब क्या होता है? क्रेडिट, है ना। डेबिट ऊपर, क्रेडिट नीचे, डेबिट कॉर्नर से क्रेडिट 1 फिंगर स्पेस से, डेबिट के पीछे डीआर, क्रेडिट के आगे 2। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैसे बोलते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या डेबिट क्या क्रेडिट, ये तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन कैसे लिखना है हर बार इसी पैटर्न में लिखेंगे तो धीरे धीरे आपके दिमाग में भी बैठ जाएगा कि कैसे लिखना है आपको। डन। अब बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसे लगाए, कितने लगाए? देखो 50,000 लगाए होंगे, गरीब ने लगाए 50,000, तो हमारे पास कैश आया तो कितना आया? 50,000। कैश क्या हो रहा है? डेबिट, तो उसके सामने क्या लिखेंगे? डेबिट के कॉलम में कितना? 50,000। डन। अब सर ये 50,000 आए जरूर पर हमारे नहीं हुए, हमारे ऊपर क्या है? ये लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट कितना हो गया? लाइबिलिटी कितनी बढ़ गई आपकी? वो भी 50,000। तो कैपिटल के सामने, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल के सामने क्रेडिट के कॉलम में 50,000। डन। तो आप अमाउंट में भी एक पैटर्न ऑब्जर्व कर लो, अमाउंट में भी डेबिट ऊपर और क्रेडिट नीचे ही होगा हमेशा। कभी भी ये दोनों अमाउंट आमने सामने नहीं होंगे, कभी भी ये दोनों अमाउंट एक जगह पे नहीं होंगे, कभी भी क्रेडिट ऊपर और डेबिट नीचे नहीं होगा, हमेशा डेबिट ऊपर और क्रेडिट नीचे। क्लियर? बट ये बहुत लल्लू लल्लू चीज़ें, एक क्वेश्चन करोगे सेकंड में तो आपको खुद को प्रैक्टिस हो जाएगी, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप तो आओ फॉर्मेट पे और 1 बाय 1 अपन एंट्रीज पास करते हैं। इस पूरी चीज़ में एक छोटी सी चीज़ रह गई, वो क्या है? वो है नरेशन। नरेशन में हम लिखेंगे सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जादुई हैंडराइटिंग में क्या लिखेंगे? सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सर ये क्या भला है बेटा? इसको अपन बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं इसको अपन? तेरे चक्कर में मेरे को भी आदत लग गई है। क्या बोलते हैं इसको अपन? हाँ, नरेशन, नरेशन, ठीक है। नरेशन मतलब डिस्क्रिप्शन। हम तो अकाउंटिंग के हैं, मतलब अकाउंटिंग के मतलब कॉमर्स की फील्ड के हैं, तो हमें तो अकाउंटिंग समझ में आती है, तो हम तो ये 2 लाइन देख के भी समझ जाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल मतलब बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। पर कोई साइंस का गधा जो रोड पे घूम रहा होगा उसको ये अकाउंटिंग में कुछ समझ में आएगा ही नहीं, गेले को। तो उनको समझाने के लिए हम यहाँ पे एक लाइन डिस्क्रिप्शन की डाल देते हैं कि भाई साहब ये एंट्री क्यों पास करी? क्योंकि सियाराम एंड सन्स ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा। सर अब ये लाइन कैसे लिखते हैं? अरे वो जो ट्रांजैक्शन की क्वेश्चन में लाइन लिखी हुई है ना, उसी लाइन को अपनी ज़बान में तोड़ मरोड़ के यहाँ चिपका देते हैं। मतलब इन अदर वर्ड्स या फिर इन योर ओन वर्ड्स। अब आप और सर अंग्रेजी स्कूल में फीस ज़रूर पे करिए पर उस पैसों का वसूल तो हुआ नहीं अभी तक। मतलब हम तो ना उसको तोड़ पाएंगे ना उसको मरोड़ पाएंगे। तो तुम गधो, तुम क्या करना? वही के वही ट्रांजैक्शन एज इट इज़ चिपका देना। मतलब उसमें क्या लिखा हुआ है? सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये लिखा हुआ है ना, डिक्टो सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, खत्म। ये हुआ मेरा एक ट्रांजैक्शन पूरा। अभी तो एक ही हुआ है और पूरे ट्रांजैक्शन में मैं अगर आपको चीज़ें ऑब्जर्व करवा दूं तो देख लो, डेट क्वेश्चन में से कॉपी हो रही है, नरेशन क्वेश्चन में से कॉपी हो रहा है, एलएफ तो खाली ही छोड़ना है, अमाउंट भी क्वेश्चन में से कॉपी हो रहा है। इसका मतलब मुझे फोकस करना ही किस चीज़ पे है कि साला कौन सी चीज़ डेबिट और कौन सी चीज़ क्रेडिट, ये 2 चीज़ों पे। और वो कौन सी चीज़ क्रेडिट कौन सी चीज़ डेबिट आपको कौन बताएगा? सन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। क्या डेबिट क्या क्रेडिट ये आपको, ये डेबिट क्रेडिट तो ये बता देगा। इम्पॉर्टेंट है
ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद उसके इफेक्ट्स पता लगाना। जैसे अगला ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश, उसको छोड़ो अभी। उसके बाद वाला है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, उसको भी छोड़ो। उसके बाद वाला है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ये लल्लू वाला है, ये मैं सिखा देता हूँ। परचेज फर्नीचर फॉर कैश मतलब आपको बस इतनी सी अंग्रेजी आती हो कि हम फर्नीचर खरीद के लाएं। अब हम फर्नीचर खरीद के लाएंगे तो हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। इसके दो इफेक्ट क्या होंगे? सर एक हाथ फर्नीचर आया और दूसरे हाथ मेरे पास से क्या गया? कैश। अब बेटा फर्नीचर अगर तुम्हारे पास आया तो फर्नीचर क्या है आपके लिए? असेट, लायबिलिटी, इनकम के एक्सपेंस। फर्नीचर तो क्या है मेरे लिए? असेट। आया तुम्हारे पास मतलब असेट की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट। तो मैं यहां लिखूंगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट। डन। फर्नीचर तो आया, गया क्या तुम्हारे पास से? कैश। कैश क्या है आपके लिए? असेट, लायबिलिटी, इनकम के एक्सपेंस। क्या है मेरे लिए? एक्सपेंस। क्या है? असेट। अरमान असेट के एक्सपेंस। मैंने 6,000 रुपये का फर्नीचर होगा मेरे हिसाब से, है ना? मैंने 6,000 रुपये दिए फर्नीचर के लिए, तो ये जो 6,000 रुपये कैश मैंने दिया, ये कैश क्या है? असेट, लायबिलिटी, इनकम के एक्सपेंस। असेट। कुणाल असेट एक्सपेंस वाले कोई है क्या? आ रहा होगा कोई तो साथ दे दो प्लीज। नहीं, जेन्युइन है उसका गलत होना, क्योंकि मैंने आपको ये बात नहीं बताई कि बेटा इनकम और एक्सपेंस का ये बेसिक डिफरेंस होता है। हम यूँ समझते हैं जो पैसा मेरे पास आ रहा है पैसा, वो मेरे लिए इनकम है, जो पैसा मेरे पास से जा रहा है वो मेरे लिए खर्चा है। ऐसा नहीं होता बेटा। पैसा तो एक टेंजिबल चीज़ है, जितनी ज़्यादा कमाई करोगे उतना ज़्यादा पैसा बढ़ता जाएगा, और जितनी ज़्यादा खर्चा करोगे उतना ज़्यादा पैसा कम होता जाएगा। पैसा एक मटीरियलिस्टिक थिंग है, समझना आप लोग, समझना। मैंने आप सबको पढ़ाया, आपसे फीस ली, आप सब मुझे क्या दे गए? पैसे। ये मान लो ये सुनार का छोरा है क्या? नहीं ना? कोई सुनार? बहुत सारे यार, मजे आ गए। ठीक है, तो ये जो सारे सुनार के छोरे छोरी बैठे हैं, मैंने कहा पैसा मत देना, पैसा बहुत है अपने पास। तो क्या करना? 2 ग्राम सोना ले आना, फीस के अकॉर्डिंगली 2 ग्राम सोना। बात तो वही पड़ी, वो भी तो 5,000 से ऊपर का ही है, और ज़्यादा हो गए तो फीस तो 10,000 ही है। या कोई बात नहीं, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को तो गोल्ड में चाहिए। मेरी जो कमाई है वो मुझे किस में चाहिए? गोल्ड में। कमाई तो हुई ना, लेकिन इस बार पैसा नहीं आया। क्या आया? सोना आया। तो आप ये समझ पा रहे हो कि पैसा एक डिफरेंट चीज़ है, इनकम होना एक अलग चीज़ है। पैसा तो वो कॉमन चीज़ है जो इनकम में आता है, एक्सपेंस में जाता है। ये इनकम और एक्सपेंस तो वो रीज़न है जिसकी वजह से पैसा आ रहा है, जिसकी वजह से पैसा जा रहा है ना? तो हमें क्यों पे ध्यान देना है। हमने किसी को पैसा दिया तो क्यों दिया? सर क्योंकि हमें उससे क्या मिला? बेनिफिट। अब अगर आपको लगता है कि वो बेनिफिट इसी साल मिलेगा तो वो एक्सपेंस है, और आपको लगता है वो बेनिफिट अगले साल मिलेगा तो वो क्या है? एक्सपेंस है, असेट है। लेकिन जो चीज़ बदले में आई वो एक्सपेंस और एसेट है। मतलब एग्जाम्पल, मैंने ये पैसे देके, मान लेना ये पैसा है प्लीज़, है ना? मानने में क्या जा रहा है? मैंने ये पैसे देके ये बुक खरीदी। अब ये बुक मेरे लिए एक्सपेंस है कि असेट है? तो ये बुक की बात हो रही है। एक्सपेंस भी होगा तो ये बुक है, असेट भी होगा तो ये बुक है। जो गया वो तो क्या था? असेट। जो गया पैसा वो तो क्या था मेरे लिए? असेट। एक असेट तो कम हुआ ही हुआ, असेट तो कम हुआ, बदले में क्या आया? असेट आया कि खर्चा हो गया? अब मैं बुक खरीद रहा हूँ, मेरे तो हर बार काम आएगी। क्या है? असेट। तुम खरीद रहे हो, लकीली पास हो जाओगे तो तुम्हारे तो इसी साल काम में आएगी, तुम्हारे लिए क्या आई है? एक्सपेंस। समझ में आया? तो जो असेट और एक्सपेंस है वो तो वो चीज़ है जो बदले में आ रही है, जो चीज़ जा रही है वो तो हमेशा क्या है? असेट। ओके, तो बेटा इतनी रामायण सिर्फ इसलिए कि जो कैश मेरे लिए पास से गया वो क्या था? मेरे लिए असेट। गया मेरे पास से, असेट की वैल्यू कम हो गई तो क्रेडिट। तो मैं यहाँ लिखूँगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो वो उस बच्चे का भी डाउट पूरा हो गया, सर कैश हमेशा ऊपर आया गया? अरे नहीं गधे, कैश डेबिट होगा तो ऊपर आया, क्रेडिट होगा तो नीचे आएगा।
ऊपर कौन सी चीज़ आएगी जो हमेशा क्या होगी, डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे आप लिख लेना डेट क्वेश्चन में से देख के, यहाँ पे आप लिख लेना नरेशन क्वेश्चन में से देख के, यहाँ पे लिख देना आप अमाउंट 6000 क्वेश्चन में से देख के, यहाँ पे भी 6000 क्वेश्चन में से देख के। LF का कॉलम हमेशा क्या रहेगा, खाली। डन, आया सबको समझ में? वापस से बता दूं, डेट, नरेशन, अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है, आपको सिर्फ ये समझना है क्या डेबिट क्या क्रेडिट, उसकी अपन प्रैक्टिस करेंगे। डेबिट और क्रेडिट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा हमें ये सन ऑफ अकाउंटिंग। डन, कल इस इलस्ट्रेशन को अपन कंप्लीट करेंगे। कल से मैं जर्नल एंट्री के सारे इलस्ट्रेशन 1 बाय 1 पढ़ाऊंगा। जिसको अटेंड करना हो अटेंड करना, नहीं करना है मत करना, लेकिन इसके बाद मैं जर्नल एंट्री किसी को नहीं पढ़ाऊंगा। समझ में आया? बाय, टाटा, सी यू।